वेलकम फ्रेंड्स, आई एम फुलकवार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज़, एफजेएम गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर। आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है युद्धकालीन वित्त व्यवस्था, यानी कि वार फाइनेंस के ऊपर। ये वार फाइनेंस होता क्या है? युद्धकालीन वित्त व्यवस्था से अभिप्राय है युद्ध के लिए पर्याप्त मात्रा में धन जुटाना, ताकि आवश्यक मात्रा में, यानी युद्ध से संबंधित सामग्री, साज सामान व मानवीय शक्ति को सरलता से एकत्रित किया जा सके। युद्ध में सफलता उसी दिशा में मिल सकती है जब हमारे पास सुनियोजित और पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था हो। अगर हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है तो हम आज के समय का ना तो कोई युद्ध जीत सकते हैं और ना ही लड़ सकते हैं। तो युद्ध में जाने से पहले किसी भी राष्ट्र के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था कर ले, क्योंकि आज के समय का जो युद्ध होता है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला युद्ध होता है और उसमें जो हानि होती है वो उम्मीद से बहुत ज़्यादा होती है। उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि युद्ध में कितनी ज़्यादा हानि हो सकती है। तो कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा तभी कर सकता है जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था हो। इसके 4 भाग हैं। वार फाइनेंस के 4 प्रमुख भाग होते हैं। पहले नंबर पे आता है टैक्सेशन, दूसरे नंबर पे आता है बोरोइंग, तीसरे नंबर पे आता है इन्फ्लेशन और क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, चौथे नंबर पे आता है वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। तो वार फाइनेंस के 4 प्रमुख भाग होते हैं और ये चारों प्रमुख जो भाग हैं वो हमारे लिए किस प्रकार जरूरी हैं। किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था का सबसे जरूरी तत्व उसकी वित्त व्यवस्था ही होती है। ये चारों चीज़ें वित्त व्यवस्था में ही आती हैं। अगर किसी राष्ट्र की वित्त व्यवस्था कमज़ोर है तो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। यानी कि अगर किसी राष्ट्र की वित्त व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है तो उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो खतरे में आ जाती है, क्योंकि अगर उसकी वित्त व्यवस्था कमज़ोर है तो वो ना तो आधुनिक अस्त्र शस्त्र खरीद सकता है, ना ही अपनी रक्षा तैयारियां वो पूरी कर सकता है, ना ही वो सेना में नए जवान भर्ती कर सकता है, ना ही उनकी ट्रेनिंग करवा सकता है। तो ऐसे हालात में उस देश की सुरक्षा व्यवस्था जो होती है वो अपने आप कमज़ोर होने लगती है। युद्ध काल किसी भी राष्ट्र के जीवन व मरण का प्रश्न होता है। अतः इस समय कोई भी राष्ट्र हो वह अपने समस्त आर्थिक साधनों का इस्तेमाल अपनी युद्ध जीतने के लिए, अपनी रक्षा के लिए व युद्ध जीतने के लिए करता है। यानी कि युद्ध के समय कोई भी राष्ट्र हो, ये जो युद्ध होता है ये किसी भी राष्ट्र के लिए जीने और मरने का क्वेश्चन होता है। इस समय कोई भी राष्ट्र होता है वो अपनी समस्त आर्थिक जो स्थिति होती है उन सब को इस्तेमाल करके अपनी रक्षा करना सुनिश्चित करता है। राष्ट्र की आर्थिक स्थिति किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर हमारे पास अच्छी मात्रा में हथियार हैं, अच्छी क्वालिटी के हथियार हैं, हमारी सेनाएं अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित हैं, उन्हें अच्छे प्रकार के हथियार, लड़ाकू विमान, टैंक वगैरह मिले हुए हैं, तो वो किसी भी दुश्मन के खिलाफ आसानी से लड़ सकती है। इसलिए प्रसिद्ध सैन्य विचारक जनरल J.F. फुलर ने कहा है कि आधुनिक युद्ध रण क्षेत्र में नहीं अपितु देश की खानों व कारखानों में लड़े जाते हैं। आधुनिक युद्धों में अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ तथा शत्रु की आर्थिक स्थिति को कमजोर करके छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जाती है। यानी आज के जो युद्ध हैं उनमें कोई भी राष्ट्र हो वो अपनी आर्थिक जो स्थिति होती है उसको मजबूत करता है और जो उसका दुश्मन देश है उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश करता है। ये किस लिए किया जाता है? ताकि शत्रु को आसानी से हराया जा सके। कोई भी राष्ट्र युद्ध में जाने से पहले पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित करता है ताकि कठिन समय में सेना के लिए सभी आवश्यक सामग्री को इकट्ठा किया जा सके। जब किसी राष्ट्र के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है तो वह आपातकाल में कोई भी हथियार, कोई भी लड़ाकू विमान, कुछ भी खरीद सकता है। कोई भी युद्ध से संबंधित सामग्री है, अनाज है, पेट्रोल है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ हैं। किसी राष्ट्र के पास अगर पैसा है तो वो पर्याप्त मात्रा में इनको खरीद सकता है युद्ध के समय में। अगर किसी राष्ट्र के पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है तो उसके लिए फिर युद्ध को जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। युद्ध के समय धन जुटाने के लिए राष्ट्र बहुत से उपाय करते हैं।
युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए राष्ट्र बहुत से उपाय करते हैं, और ये उपाय जो हैं वही अभी हमने पढ़े हैं कि ये 4 प्रकार के हैं। पहले नंबर पे आता है टैक्सेशन, जिसको हम कर व्यवस्था कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है बोराइंग, जिसको ऋण व्यवस्था कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है इन्फ्लेशन और क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, जिसको हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। नंबर 4 पे आता है वॉलेंटियर कंट्रीब्यूशन, यानी कि फिर ऐच्छिक चंदे आ जाते हैं। कोई भी राष्ट्र अपने युद्ध जीतने के लिए जिस प्रकार धन की व्यवस्था करता है, उसमें सबसे पहला जो उपाय आता है वो आता है टैक्सेशन का, जिसको हम बोलते हैं कर। युद्ध के समय राष्ट्र का जो खर्च होता है वो अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि युद्ध के समय बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो सारी चीज़ें हमें कई बार हमारे देश में उपलब्ध होते हैं, कई बार हमें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है। और जब हम दूसरे देशों से चीज़ों को खरीदते हैं तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे समय में जो राष्ट्र का खर्चा है वो अपने आप बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए खर्चे को पूरा करने के लिए राष्ट्र अनेक उपाय करते हैं। बहुत से उपाय राष्ट्रों को करने पड़ते हैं ताकि इस बड़े हुए खर्चे को पूरा किया जा सके। इन उपायों में जनता के ऊपर करों का बोझ लाद दिया जाता है, यानी कि जब भी कोई भी उपाय करना पड़ता है, सबसे पहले जो भी सरकारें होती हैं, कोई भी सरकार हो दुनिया में, वो सबसे पहले आम जनता के ऊपर टैक्स की जो मात्रा होती है उसको बढ़ा देती है। यानी जनता के माध्यम से, जनता में करों के माध्यम से टैक्स को इकट्ठा किया जाता है धन के रूप में। युद्ध के समय लिए जाने वाले कर शांति काल के करों से भिन्न होते हैं। यानी युद्ध के समय जब हम टैक्स लेते हैं तो वो जो शांति काल का समय होता है उससे ये टैक्स होते हुए अलग होते हैं। युद्ध काल में कर लगाते समय न्याय सिद्धांत का ध्यान रखना जरूरी नहीं होता। युद्ध के समय जब हम टैक्स लेते हैं तो उसमें जो न्याय का सिद्धांत होता है वो उसका ध्यान रखना जरूरी नहीं होता। न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि हम जनता से इतनी मात्रा में पैसा ना लें कि जनता को खाने पीने की और आराम से जो जीवन यापन कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए। न्याय सिद्धांत कहता है कि जनता से इतना ही लो ताकि वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें। लेकिन युद्ध के समय चूंकि राष्ट्र के लिए ही जीवन मरण का प्रश्न होता है, तो इस समय न्याय का जो सिद्धांत होता है उसको भुला दिया जाता है। इस समय नमक, दवाइयाँ, खाद्यान्न जैसी रोजमर्रा की जो अत्यंत आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन पर भी कर लगा दिया जाता है। शांति काल में राष्ट्र अपने नागरिकों को बहुत से प्रकार की सुविधाएं देते हैं। वे बहुत सी सामान होते हैं जिन पर करों के रूप में छूट दी जाती है। दवाइयाँ हैं, खाने पीने के सामान हैं और दूसरी प्रकार की चीज़ें होती हैं ताकि जनता जो है आसानी से गुजर बसर कर सके। लेकिन युद्ध के समय चूँकि राष्ट्र का खुद का ही खर्च बढ़ चुका होता है, तो ऐसे समय में जो जीवन यापन की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं और दूसरे प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कर की जो मात्रा होती है, जो टैक्स होता है, वो बढ़ा दिया जाता है। कर व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि धन इकट्ठा करने के लिए कोई भी राष्ट्र सबसे पहले टैक्स की व्यवस्था करता है, यानी आम जनता से जो टैक्स लिया जा रहा है उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। यह टैक्स भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में सरकार जनता से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर टैक्स की मात्रा है वो बढ़ा दी जाती है। प्रत्यक्ष कर में जनता की उपभोग की मात्रा में कटौती करने के अलावा दूसरे प्रकार के जो टैक्स होते हैं उन कर प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आयकर होता है, संपत्ति कर होता है, इंपोर्ट टैरिफ होता है, भूमि लगान होता है आदि। ये जो टैक्स होते हैं जो सरकार लेती है जनता से, इनकी जो मात्राएं होती हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह हम करवाते हैं, उसमें सरकार हमसे 5%, 6%, 7% की दर से टैक्स लेती है। लेकिन जब युद्ध काल चल रहा होता है तो इनके ऊपर भी सरकार जो होती है टैक्स को बढ़ा देती है। हो सकता है जो रजिस्ट्री आज हम 5% में करवा रहे हों, युद्ध के समय वो 10% की हो जाए, 15 की भी हो सकती है। ऐसे ही दूसरे प्रकार के जो टैक्स होते हैं वो अपने आप बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स है, उसकी मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है।
भूमि लगान होता है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। इम्पोर्ट टैरिफ है, बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं हम, उनके ऊपर भी टैक्स बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सरकारें जो होती हैं इन चीज़ों के ऊपर टैक्स को बढ़ा देती है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में जनता की उपयोग की हर वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जनता के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ है, पेट्रोल है, डीजल है और दूसरे प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो आम जिंदगी में यूज़ होती हैं, उन सब के ऊपर भी जो टैक्स होता है वो बढ़ा दिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स में। हो सकता है आज हम जो चीनी 30 रुपये किलो ले रहे हैं, हो सकता है युद्ध काल में वो चीनी 40 रुपये किलो मिलने लगे। आज हम जो पेट्रोल ले रहे हैं वो 80 रुपये है, हो सकता है युद्ध काल में हमें 100 रुपये लेना पड़ जाए। तो इस प्रकार ये जो छोटे छोटे उदाहरण है, इसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि सरकार जो होती है इनडायरेक्ट टैक्स में किस प्रकार से कलेक्शन करती है पैसों का। जो भी आम जनता की उपयोग की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद आता है एडवांटेज, विशेषताएं। कर व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है? इसकी पहली विशेषता तो ये है कि यह कर समाज का हर वर्ग देता है। कोई भी टैक्स है इसमें अमीर गरीब ये नहीं देखा जाता। टैक्स जो होता है वो सभी को इक्वल पे करना पड़ता है। हो सकता है कुछ लोग इनकम टैक्स ना देते हों, लेकिन वो गाड़ियाँ यूज कर रहे हैं, मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं, उसके रूप में पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, उनके ऊपर अगर टैक्स लग रहा है तो वो उनको टैक्स देते हैं। खाने पीने की चीज़ें हैं उनके ऊपर सरकार टैक्स बढ़ा देती है, वो आम जनता को देना पड़ता है। तो इसमें अमीर गरीब की कोई बात नहीं होती, हर एक वर्ग जो होता है वो टैक्स देता है। इससे होता क्या है कि कोई एक विशेष समुदाय होता है उसके ऊपर टैक्सों का भार नहीं पड़ता। जैसे मान लो सरकारी कर्मचारी हैं या जो व्यापारी होते हैं, सरकार उनके ऊपर ही ज़्यादा टैक्स लगा रहे, बाकी जनता को छेड़े नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो ये जो कर लगाए जाते हैं उसमें सारी जनता को ही टैक्स देना पड़ता है और वो इक्वल सा हो जाता है। इससे समाज के ऊपर भी अच्छा प्रभाव जाता है कि चलो हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारे साथी हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं, हम थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं, हो सकता है वो थोड़ा कम दे दे। कर व्यवस्था के उपयोग करने के बाद मुद्रास्फीति का खतरा कम हो जाता है। यानी जब हम कर व्यवस्था को लागू कर देते हैं तो उससे हमें इतना पैसा मिल जाता है कि मुद्रास्फीति जो एक आवश्यक बुराई के रूप में सरकार यूज करती है, उसका खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है अगर उसका सही प्रकार से उपयोग करें तो। कर के सही प्रयोग से अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। युद्ध के समय में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तो पड़ता ही है, इसमें बहुत सारे हमारे सेक्टर होते हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन कर व्यवस्था अगर सही प्रकार से लागू है तो अर्थव्यवस्था पर उसका बोझ नहीं पड़ता। हम टैक्सों के द्वारा जो उसका अतिरिक्त खर्चा होता है हम उसको वहन कर सकते हैं। इससे देश की जनता में राष्ट्र प्रेम व बलिदान की भावना आती है। जब हम अपनी जेब से देश के लिए थोड़े से पैसे देते हैं, टैक्स के रूप में ही सही, तो हमें ये लगता है कि हमने देश के लिए कुछ किया है। इससे हमारी देशभक्ति और बलिदान की जो भावना होती है वो भी मजबूत होती है और इससे देश को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से ही फायदा होता है। अब कर व्यवस्था के डिसएडवांटेज आ जाते हैं, यानी कि इसके दोष क्या क्या हैं। इसका सबसे पहला दोष तो ये है कि कर प्रणाली से हम एक निश्चित सीमा तक ही पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। जनता की भी पैसा देने की एक कैपेसिटी होती है, अगर हम उससे ज़्यादा पैसा लेंगे तो जनता जो होती है वो भड़क सकती है। दूसरे नंबर पर ज़्यादा कर लेने से जनता में रोष उत्पन्न हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जनता की जो कर देने की कैपेसिटी होती है वो एक लिमिट तक ही होती है। अगर हम उस लिमिट से ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर देंगे तो जनता के लिए गुजर बसर करना, रहन सहन करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में उनमें रोष उत्पन्न हो सकता है। आधुनिक युद्ध में तीसरे नंबर पे आता है, आधुनिक युद्ध में केवल कर व्यवस्था से युद्ध को चला पाना लगभग असंभव है। आज के समय के जो युद्ध होते हैं वो बड़े खौफनाक होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, आधुनिक युद्ध हो चुके हैं। तो सिर्फ कर व्यवस्था से ही हम इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते कि हम उस आधुनिक युद्ध को चला सकें। चौथे नंबर पे आता है, कर वसूलने व उसको निर्धारण में काफ़ी समय लगता है। कई बार सरकार भी कंफ्यूज हो जाती है कि वो किस चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाए, किस चीज़ के ऊपर टैक्स ना बढ़ाए। ऐसे समय में इसको निर्धारित करने में और इसको वसूलने में काफ़ी समय लग जाता है। और युद्ध का समय आपको पता ही है, इमरजेंसी काल होता है, उसमें हमें पैसा तुरंत चाहिए होता है। तो ये भी एक इसकी बुराई है।
दूसरे नंबर पे आता है ऋण व्यवस्था, बोरोइंग। सरकार ये देखती हुई, हमने टैक्स लगा के देख ली, जनता टैक्स दे भी रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस मात्रा में धन इकट्ठा होना चाहिए उस मात्रा में धन इकट्ठा नहीं हो रहा। तो उसके बाद सरकार ऋण व्यवस्था की ओर चल पड़ती है। युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को गतिमान रखने के लिए सरकारें ऋण व्यवस्था को अपनाती हैं। यानी अगर टैक्सों से पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है या उस मात्रा में इकट्ठा नहीं हो रहा है तो सरकारें जो होती है ऋण व्यवस्था को अपनाती हैं। शांति काल की तरह युद्ध काल में भी जो ऋण लिए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यानी शांति काल के जो ऋण लेते हैं वो अलग होते हैं, युद्ध काल में जो हम ऋण लेते हैं वो भी अलग होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आता है इंटरनल डिबेट, दूसरे नंबर पे आता है एक्सटर्नल डिबेट। पहले नंबर पे आ गया आंतरिक ऋण। आंतरिक ऋण का क्या मतलब है? आंतरिक ऋण व्यवस्था में सरकार बड़ी कंपनियों, संस्थाओं, धनाढ्य व्यक्तियों से धन की व्यवस्था करती है। यानी कि हमारे देश के अंदर जो बड़ी कंपनियां हैं, हमारे देश के अंदर रिलायंस कंपनी है, जियो है, टाटा है, इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आंतरिक ऋण में सरकार कोशिश करती है कि हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास काफ़ी मात्रा में पैसा होता है, तो उनसे ही डीलिंग करती है कि आप भी देश के सामने संकट का समय, आप हमें इतनी मात्रा में पैसा उपलब्ध कराओ ताकि युद्ध जीता जा सके। युद्ध के बाद सरकारें जो होती हैं उन कंपनियों को पैसा वापस कर देती हैं। सरकारी संस्थाएं होती हैं, हमारे देश में बहुत सी सरकारी संस्थाएं होती हैं जो लाभांश देती हैं सरकार को। तो युद्ध के समय में सरकारें इन लाभांशों को उन कंपनियों से ले लेती है। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये कंपनी हमेशा सरकार को मुनाफा कमा के देती है। युद्ध के समय सरकार इसके के पूरे मुनाफे को अपने कब्जे में कर सकती है और उसको कह सकती है कि युद्ध जीतने के बाद आपका जितना भी पैसा हम वापस कर देंगे, क्योंकि कंपनी है, उसको बाजार में अगर रहना है तो उसको खर्च भी करना पड़ेगा और खर्च करेगी तो ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो सरकार ये भी करती है। भारत सरकार ने 1963 में अनिवार्य बचत योजना भी इसलिए लागू की थी ताकि आसानी से आर्थिक साधनों को जुटाया जा सके। 1963 में भारत सरकार ने जो बचत योजना शुरू की थी उसका उद्देश्य यही था, यानी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जनता ज़्यादा से ज़्यादा बचत करती है, पैसा बैंकों में डाला जाता है। सरकार युद्ध के समय बैंकों से पैसा ले लेती है और जब युद्ध जीत लिया जाता है तो फिर सरकार आर्थिक स्थिति अच्छी होते ही जो पैसा उसने बैंकों से लिया था वो वापस लौटा दिया जाता है। ऐसे ही एक योजना किसान बचत पत्र की भी थी, जिसमें 5 साल के लिए या 10 साल के लिए आप किसान बचत पत्र खरीदते थे और इसका सरकार जो था 5 साल के बाद पैसा दे देती थी। तो ये जितनी भी बचत योजनाएं हम देख रहे हैं, चाहे LIC की है, चाहे कोई भी बचत योजना आप देख रहे हो, इनका मेन पर्पज यही होता है कि आपातकाल के लिए सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो सके। उसके बाद आता है बाह्य ऋण, एक्सटर्नल डिबेट। सरकार ने अपने जो देश के अंदर जो कंपनियां थी, जो संस्थाएं थी, जो धनाढ्य व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे, उन सब से देख लिया, उसके बावजूद भी इतनी मात्रा में पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा कि युद्ध को चलाया जा सके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, युद्ध एक बहुत खर्चीली प्रक्रिया होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। तो दुनिया का हर एक देश ऐसा नहीं है कि इसको चला सके। तो जब सरकार को लगता है कि आंतरिक ऋणों से भी बात नहीं बन रही तो फिर वो एक्सटर्नल ऋण यानी बाह्य ऋणों की तरफ चलती है। बाह्य ऋणों में सरकार अपने मित्र देशों से ऋण की व्यवस्था करती है। अब हम किसी दूसरे देश से अगर ऋण ले रहे हैं युद्ध के समय, तो उसकी पहली शर्त यही है कि वो देश हमारा मित्र होना चाहिए, क्योंकि कोई शत्रु तो हमें पैसा देगा नहीं। तो उसकी पहली शर्त ये है कि किसी दूसरे देश से अगर हम ऋण ले रहे हैं तो उसका हमारा मित्र होना जरूरी है। ये पहली शर्त है। हम अपने मित्र से ही पैसा ले सकते हैं, सिर्फ देशों के मामले में नहीं, हम आम जिंदगी में भी हम ये देखते हैं कि हमें अगर किसी फाइनेंशियल ज़रूरत है तो हम अपने किसी खास दोस्त से ही कहते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे दो। ऐसा ही मामला बिल्कुल इसमें भी होता है। यहाँ पे भी सरकारें अपना जो मित्र देश होता है उसके सामने प्रपोजल रखती है कि आप हमें पैसा दो, युद्ध जीतने के बाद आपका पैसा ब्याज समेत वापस कर दिया जाएगा। इस ऋण को सरकार निश्चित शर्तों और समय ब्याज के अनुसार लौटाना पड़ता है। यानी कि बेशक हमारे मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन जब भी एग्रीमेंट होता है
तो हमारा दोस्त भी हमसे एग्रीमेंट करवाता है भाई हम आपको 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए ऋण दे रहे हैं। जब भी आप युद्ध को जीत जाओगे हमें ये वापस करना है अपने निश्चित समय में ब्याज दर के अनुसार, और सरकारें समझौता करती हैं। युद्ध के समय बाह्य ऋण किसी राष्ट्र की अच्छी नीति और उसके अच्छे संबंधों के कारण ही मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई दुश्मन हमें ऋण क्यों देगा? हम अपने किसी दोस्त जो हमारा देश है उससे ही ऋण ले सकते हैं। आज के समय में भारत को ऋण कौन दे सकता है? या तो रसिया दे सकता है, या इजराइल दे सकता है, या फ्रांस दे सकता है, जिनको हम अपना दोस्त मानते हैं। हम पाकिस्तान के खिलाफ चीन, तुर्की, मलेशिया से ऋण नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे दुश्मन देश हैं। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे। हमें जब भी ऋण मिलता है उस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए और हमारी नीतियाँ जो हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि उनके राष्ट्रीय हित और हमारे राष्ट्रीय हित किसी भी मोर्चे के ऊपर टकराने नहीं चाहिए, किसी भी लेवल के ऊपर। जब किसी भी लेवल के ऊपर हमारे राष्ट्रीय हित नहीं टकराएंगे तो वो राष्ट्र हमें ऋण दे सकता है और देते भी हैं। ऋण व्यवस्था के इफेक्ट या प्रभाव। ऋण व्यवस्था के जो सबसे ज़्यादा दोष हैं, ऋण व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष तो यही है कि हम जितनी मात्रा में पैसा हमें चाहिए होता है कई बार हमें नहीं मिल पाता। क्योंकि आपको ही पता है, हमें भी पता है कि युद्ध जो होता है वो बड़ी खर्चीली प्रक्रिया है, ये लंबे समय तक चलता है। तो हमने मान लो किसी देश से पैसे ले लिए लेकिन वो युद्ध लंबा चल रहा है तो वो पैसे भी खर्च हो जाते हैं, तो उसके बाद हो सकता है उस देश के पास भी पैसा ना हो। तो इसमें बड़ा दोष यही है कि हमें एक तो कर्जवान होना पड़ता है, हमारी जो जनता जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे कोई लेना देना भी नहीं होता, क्योंकि जो कई बार ये जो ऋण होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऋण व्यवस्था जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन जहाँ भी जीने और मरने का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ऋण व्यवस्था अपनानी पड़ती है। तीसरे नंबर पे आता है इन्फ्लेशन और क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, यानी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुद्रास्फीति जो होती है वो एक आवश्यक बुराई के रूप में सरकार अपनाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति को अगर हम नियंत्रित नहीं रखेंगे तो ये ऐसे बीमारी होती है, ऐसी बुराई होती है कि हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकती है। मुद्रास्फीति का शिकार अगर कोई अर्थव्यवस्था हो जाती है तो उसके बाद वो अर्थव्यवस्था दोबारा से खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि युद्ध का समय होता है, राष्ट्र के सामने और कोई दूसरा चारा नहीं होता, तो वो मुद्रास्फीति का प्रयोग भी करती है। युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार कई बार मुद्रास्फीति का सहारा लेती है। मुद्रास्फीति का देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अतः यह कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जाता है। इसमें सरकार तय वैल्यू से ज़्यादा मुद्रा का प्रसार बाजार में कर देती है। तय मूल्य का मतलब होता है कि हमारे देश के पास संसाधन कितने हैं, हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन, हमारे देश के संसाधन, उन सब का जोड़ करके उसके बाद उसके अनुपात में ही हम मुद्रा छाप सकते हैं। यानी कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था, मान लो हमारी अर्थव्यवस्था 1000 की है तो हम 500 रुपए तक के जो नोट है वो छाप सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं छाप सकते। अगर हम इससे ज़्यादा छापते हैं, मान लो 1000 की हमारी अर्थव्यवस्था है और हम 2-2 हज़ार के नोट छाप रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है वो फिर बर्बाद होना शुरू हो जाती है। जो पैसे की वैल्यू होती है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों स्तर पर गिर जाती है। तो इसमें सरकार क्या करती है, जो तय वैल्यू होती है उससे ज़्यादा वैल्यू की जो मुद्राएं होती हैं उनको बाजार में उतार देती है। जैसे ही मुद्राएं बाजार में उतार देती है, महंगाई जो होती है वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि मुल्ला का जो मुद्रा है उसका मूल्य तो कम हो गया लेकिन समान है वो घटना शुरू हो जाता है। सरकार ने मुद्राएं तो उतार दी लेकिन बाजार में सामान तो कम होता है। ऐसे समय में सरकार जानबूझकर भी बहुत सारे
जो सामान होते हैं उनको जब्त कर लेती है या अपने पास रख लेती है, क्योंकि इस सामान की ज़रूरत हमारी सेनाओं को भी होती है। तो तय मात्रा से ज़्यादा जब मुद्राएं बाजार में आती हैं तो इससे मुद्रा का अवमूल्यन होना शुरू हो जाता है, यानी कि मुद्रा की जो कीमत होती है वो घटना शुरू हो जाती है। इससे महंगाई बढ़ने लगती है। इससे जनता की जो क्रय शक्ति होती है वो और उसकी जो उपभोग करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर सरकारें नियंत्रित ढंग से अगर करती हैं तो ये एक फ़ायदे की बात हो जाती है सरकार के लिए। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जनता की क्रय करने की शक्ति है वो घट जाती है, यानी कि सरकार की जो जनता है वो उसकी खर्च करने की क्षमता घट जाती है। खर्च करने की क्षमता घट जाती है तो मतलब वो सामान वो नहीं खरीदेगी, नहीं खरीदेगी तो सारा सामान सरकार के पास रहेगा, वो आराम से बॉर्डर के ऊपर भेज सकती है। यानी कि इसका एक मकसद तो जनता को खरीदने से हतोत्साहित करना है कि आप सामान ही मत खरीदो बाजार में। दूसरे नंबर पर यह होता है कि जब वो कम खरीदेगी सामान तो उसकी जो उपभोग करने की क्षमता है वो भी घट जाएगी। मान लो एक परिवार में 10 किलो आटा चल लगता है महीने में और आटा बाजार में कम है, तो कहीं से अगर मान लो एक थैली वो 10 किलो के ले भी आता है तो कोशिश करेगा कि वहाँ पर परिवार में राशनिंग सिस्टम शुरू करें। कि पहले परिवार में मान लो 4 रोटियां बनती थी, फिर वो कहेगा भी चलो 2-2 रोटी बनाओ, क्योंकि युद्ध का समय है, संकट का समय है देश के सामने। तो ऐसे समय में सरकारें जनता को उपभोग करने की क्षमता को घटाती हैं और सारा सामान होता है बॉर्डर के ऊपर भेज दिया जाता है। कोई भी सरकार मुद्रास्फीति का उपयोग नियंत्रित ढंग से ही करती है, क्योंकि अगर मुद्रास्फीति बेकाबू हो जाए तो ये देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकती है। इसके विशेषता क्या है? मुद्रास्फीति की विशेषता मैंने अभी आपको बताई है। इससे पहला जनता की जो क्रय करने की क्षमता है वो घटती है। दूसरा फायदा उसकी उपयोग करने की क्षमता है वो घट जाती है। तीसरा फायदा सरकार को जनता से कोई वो नहीं करना पड़ता, जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। जनता को जब लगता है कि सामान महंगा हो रहा है तो वो उपयोग करने की जो उसकी क्षमता वो अपने आप वो घटाना शुरू कर देते हैं। इससे सरकार के पास काफ़ी मात्रा में वो हो जाता है। डिसएडवांटेज दोष क्या है इसका सबसे बड़ा दोष तो यही है कि अगर मुद्रास्फीति किसी भी प्रकार से बेकाबू होती है तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। इसका सबसे बड़ा दोष यही है। अगर एक बार मुद्रास्फीति काबू से बाहर हुई तो फिर वो देश कभी भी उभर नहीं सकता, चाहे वो युद्ध जीत जाए या युद्ध हार जाए। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो मुद्रास्फीति के कारण आज बर्बाद हुए पड़े हैं। इसमें जिम्बाब्वे, वेनेजुएला प्रमुख हैं। चौथे नंबर पे आता है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, यानी ऐच्छिक चंदे। सरकार ने कर व्यवस्था लगा के देख ली, सरकार ने ऋण व्यवस्था करके देख ली, सरकार ने मुद्रास्फीति अपना के देख ली, उसके बावजूद भी पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा। आखिर में सरकार फिर जनता के दरबार में पहुंच जाती है। सबसे आखिरी उपाय के रूप में ऐच्छिक चंदों का प्रयोग किया जाता है। गांव गांव में, शहर शहर में सरकारी वाहन घूमते रहते हैं, देशभक्ति के गाने चलाए जाते हैं, देश की जो जनता उसकी भावनाओं को उभारा जाता है, ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार है उसको चंदे के रूप में पैसा दे। इसके अलावा जनता से तो देशभक्ति के गाने वगैरह चलाकर और दूसरे टीवी द्वारा प्रचार करके, अखबारों में विज्ञापन निकालकर जनता से कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दान दो ताकि युद्ध जो है उसको जीता जा सके। उसके बाद सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकार उनकी जो वेतन होता है उसका कुछ हिस्सा सरकार अपने पास रख सकती है, ऐच्छिक चंदे के रूप में लगा लो या इसको आवश्यक उसके रूप में लगा लो। सरकार ये नियम बना सकती है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसकी जो इनकम है, वेतन है, उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रख रही है। दान के रूप में लगा लो या जोर जबरदस्ती के रूप में लगा लो, उसमें आप किसी भी रूप में इसको लगा सकते हो। इसके अलावा जो एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
जिनको स्वयं सेवी संस्थाएं कहा जाता है, हमारे देश में बहुत सारी हैं। उनको बुलाकर ये कहा जाता है कि आप भी जनता के बीच में जाओ और आपकी संस्था के द्वारा जितना पैसा इकट्ठा हो सकता है उतना पैसा, सामान जो भी जनता से मिल सकता है वो करो। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आ गए, लेकिन इनकी एक परिसीमा भी होती है, लिमिटेशन होता है ऐच्छिक चंदों का भी। एक निश्चित सीमा तक जब जनता पहले ही टैक्स दे रही है, उसके बाद ऋण व्यवस्था होती है, उसमें भी उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। मुद्रास्फीति है, उसमें भी वो दे रही है। जब जनता के पास गुजर बसर का भी साधन नहीं है तो ऐच्छिक चंदों के रूप में कितना पैसा दे सकती है, ये एक सोचने वाली बात होती है। जनता है वो ज़्यादा मात्रा में पैसा उसके पास होता ही नहीं, तो उस बचे हुए पैसे में से भी वो कितना पैसा दे सकती है, इसकी परिसीमाएं तो ये हैं। इसके अलावा जनता मान लो पहले से ही टैक्सों के बोझ से और मुद्रास्फीति के कारण बुरी तरह से दबी पड़ी है। देशभक्ति के द्वारा हम कितने दिनों तक जनता को कर सकते हैं? मान लो जनता 1 महीने तक सब्र कर रही है, 2 महीने तक कर रही है, 3 महीने तक सब्र कर रही है। उसके बाद जब उसको लगता है कि उसके जो साधन है वो लगातार ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद हम उसके द्वार पर चले जाते हैं कि हमें चंदा भी दो, तो इससे जनता में जो रोष है वो धीरे धीरे और ज़्यादा भड़क सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक निश्चित कैपेसिटी तक ही जनता जो है सहयोग कर सकती है। उससे ज़्यादा जब लिया जाता है, जनता जब भूखे मरने लगती है, तो उसके बाद उसका जो गुस्सा है वो विद्रोह के रूप में फूट सकता है और इससे देश के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इफेक्ट ऑफ वार फाइनेंस के जो प्रभाव हैं वो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं। पहला प्रभाव तो यही है कि एक निश्चित सीमा से ज़्यादा टैक्स हम नहीं ले सकते। दूसरा इसका प्रभाव है, कहता है कि ऋण भी है, चाहे आंतरिक ऋण है चाहे बाह्य ऋण है, वो भी एक निश्चित कैपेसिटी तक ही हम ले सकते हैं। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था मान लो 100 करोड़ की है तो हम 200 या 300 करोड़ तक ही ले सकते हैं। 100 करोड़ की अगर है कैपेसिटी तो हम 30 से 40% तक ही ले सकते हैं। इससे ज़्यादा ऋण हम नहीं ले सकते। अगर इससे ज़्यादा ऋण हम लेते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो दूसरे देश की बंधक बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन होते हैं उसमें समय बदलते देर नहीं लगती। कोई देश आज हमारा दोस्त है तो कल को दुश्मन भी हो सकता है, और अगर हमने उससे ऋण लिया हुआ है तो वो हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है अगर हमने कैपेसिटी से ज़्यादा ऋण लिया हुआ है। ऐसे ही मुद्रास्फीति का प्रभाव है। अगर हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं रखा और वो अनियंत्रित हो गई है तो उससे अर्थव्यवस्था है कभी नहीं उभर सकती, वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ऐसे ही ऐच्छिक चंदों के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनता के पास अगर पहले से ही गुजर बसर का ही सामान रह गया तो वो ऐच्छिक चंदों के रूप में कितना योगदान दे सकती है? वो ज़्यादा योगदान नहीं दे सकती। तो इनका जो परिणाम है वार फाइनेंस के, देश के लिए अच्छा है। इन उपाय द्वारा सरकार जो होती है युद्ध चलाने के लिए खर्चा उठा सकती है, कुछ रूप में जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जनता की, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कोई दूसरा वर्ग है, वो एक निश्चित कैपेसिटी तक ही पैसा दे सकता है। अपनी सरकार का जो सहयोग है वो निश्चित कैपेसिटी तक ही कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा सरकार उससे अपेक्षा करती है तो ये जो अपेक्षा होती है वो धीरे धीरे सरकार के खिलाफ विद्रोह के रूप में बदल जाती है और उसका जो नुकसान है वो सरकार को उठाना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक से हमने जाना कि युद्ध चलाने के लिए सरकार कौन कौन से उपाय करती है, उन उपायों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये जो सरकार उपाय करती है ये देश के लिए ज़रूरी क्यों होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।